क्लास 8 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम लेकर चलेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। पिछले वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किए थे। ये एक्सरसाइज आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर डिपेंड थी, जिसमें मैंने दो पार्ट में पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 13.2 जो कि बेस्ड है इनवर्स प्रोपोर्शन के। इनवर्स प्रोपोर्शन के बेसिस पर ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे डेली लाइफ में किस तरह के एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, स्पीड इन किलोमीटर, है ना। मान लीजिए किसी डिस्टेंस को, कोई फिक्स डिस्टेंस है, आपके घर से आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना। आप उस डिस्टेंस को कवर करना चाह रहे हैं। अब आपके डिफरेंट वे हम लेकर चले हैं कि डिफरेंट वे से अगर आपकी स्पीड किस तरह से हो और टाइम टेकन ले रहा है, तो आप इस एग्जांपल को कैसे इनवर्स प्रोपोर्शन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने अपने घर से स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस मान लीजिए 10 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है। अगर आप वॉक के माध्यम से चलते हैं और आपकी स्पीड वॉकिंग करते समय 3 किलोमीटर पर आवर है, तो उस पूरा स्कूल से घर की जो घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है उसको आप 30 मिनट में कवर करते हैं। लेकिन अगर वहीं आप दौड़ते हुए रनिंग करते हुए आते हैं और रनिंग करते समय आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो उसी डिस्टेंस को आप 15 मिनट में कवर करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप साइकिलिंग के माध्यम से साइकिल से अपने घर से स्कूल आ रहे हैं और उस समय आपकी स्पीड, साइकिल चलाने की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आप उस डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर करते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं कि आप अगर पापा के या अपने कार से आप घर से स्कूल की डिस्टेंस को कवर करते हैं और कार की स्पीड जो उस समय 45 किलोमीटर पर आवर है, तो आप स्कूल से घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है उसको 2 मिनट में कवर कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है, टाइम टेकन जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हो सकते हैं कि टू क्वांटिटीज में चेंज इन सच वे, इन सच मैनर दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए। ऐसे एग्जांपल्स आपके इनवर्स प्रोपोर्शन के हुआ करते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था कि एक क्वांटिटी जब इंक्रीज करती तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी भी इंक्रीज करती, तो वहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता था। यहां पर होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, आप उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम जो लग रहा है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही तो टाइम कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये एग्जांपल आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का हो सकता है। या आप कुछ और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने में जो वर्कर्स लग रहे हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करते जाइए, मान लीजिए फर्स्ट डे आपने 5 वर्कर लगा दिए काम पर, ठीक है ना। आप 5 वर्कर के हिसाब से अगर वो देखा जाए तो बिल्डिंग बनने में मान लीजिए 1 मंथ लग रहा है, तो आपने नेक्स्ट डे 10 वर्कर कर दिए, टाइमिंग क्या होगी? 1 मंथ से कम हो जाएगा, 25 डेज मान लीजिए। आप जैसे जैसे मान लीजिए लास्ट में आपने 100 वर्कर लगा दिए, हो सकता है कि 100 वर्कर लगने पर वो काम जो है एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करते जा रहे हैं, टाइम टेकन जो होता जा रहा है, उस वर्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगने वाला वो कम होता जा रहा है। सो सच एग्जांपल आर इनवर्स प्रोपोर्शन एग्जांपल है। ये हम देखकर कह सकते हैं इफ x एंड y आर टू क्वांटिटीज, मींस इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज है और वह क्वांटिटी मान लीजिए x है और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है वह y है, एंड इफ दिस टू क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम ये कह सकते हैं देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज इज ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ दिस टू क्वांटिटीज ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इफ x में दो वैल्यूज, मान लीजिए x1 x2 है एंड y1 y2, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, ये x1 है और ये हमारे पास x2 है, ये x1 है या y1 है, x2 है y2 है ना। मान लीजिए इस तरह से रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, तो हम इनवर्स प्रोपोर्शन की जो फार्मूला अगर फाइंड करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। आप एक ही लाइन याद रख लीजिए इस लाइन को कि अगर दो क्वांटिटीज, अगर टू क्वांटिटीज है
है और वह इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं, देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगा। या आप कह सकते हैं दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये सारी वैल्यू बराबर हो सकती है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने बताया था x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यहां पर प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम इस फार्मूले को यूज करेंगे या इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाकर चलेंगे। आपने जो एग्जांपल मैंने अभी बताया उसके बेसिस पर ये जरूर समझ गया हूं कि इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखकर आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कौन से हैं और कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन से हो सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे मान लीजिए टैप है, पानी का जो नल है, सपोज कीजिए पानी गिर रहा है, ठीक है ना, जिस तरह की जो उसके डायमेंशन को इंक्रीज करेंगे किसी बाल्टी को भरने के लिए, मान लीजिए हमने पतली पाइप से पानी चालू किए हैं और एक बकेट को भरना शुरू कर दिए, लेकिन पतली पाइप है और जैसे जैसे उसके डायमेंशन को इंक्रीज करते जा रहा है, पाइप की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, पाइप मोटी पाइप लगा रहे हैं जिसमें से ज़्यादा पानी आ सके, तो बकेट और जल्दी भर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यूज करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जिसको मैं देखकर ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हो रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन से हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन बेस पर एक्सरसाइज 13.2 को, और हम यहां पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे इनवर्स प्रोपोर्शन के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, इस एग्जांपल को देख लीजिए और लेकर चलते हैं आपको एक्सरसाइज 13.2 की तरफ है। 13.2 में 13.2 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शन। ये एग्जांपल्स हमने लिए हैं, इस एग्जांपल को देखकर बताना इसमें कौन से एग्जांपल इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटीज, अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी चेंज होने वाली है वो डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। तो वन क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। आप ये भी देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला आप लोग साइंस में पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, आप इन रेशियो को देखें तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आप डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब स्पीड और डिस्टेंस आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाते हैं। स्पीड एंड टाइम टेकन, जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा होगी आप किसी डिस्टेंस को कवर करने में कम टाइम लेंगे, तो स्पीड एंड टाइम टेकन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं। तो अब हम आते हैं इन एग्जाम्पल को देखने के लिए, इसमें कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन के हैं। जैसे द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। किसी जॉब को या किसी बिल्डिंग को, मैंने भी एग्जाम्पल लिया था, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने बनाने में नंबर ऑफ वर्कर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, टाइम टू कंप्लीट द जॉब उस हिसाब से उस जॉब को कंप्लीट होने में, उस बिल्डिंग को बनने में कम टाइम लगेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करेंगे उस बिल्डिंग को बनाने में जो टाइमिंग लगने वाली है वो कम लगेगी। इसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर रहे हैं एंड टाइम टेकन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दिस आर द एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यह आपका एग्जांपल हो जाएगा किसका भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे। द टाइम टेकन, नंबर 2 की बात कर रहे हैं, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए डिस्टेंस, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपकी स्पीड फिक्स हो गई, ये टाइम यहां आ जाएगा, तो टाइम और डिस्टेंस आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनाएंगे। देखिए स्पीड आपका फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए 2 है, आपने इसको टाइम को यहां ट्रांसफर कर दिए, तो टाइम और डिस्टेंस आपस में क्या बनाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनाएंगे। ऐसे भी एग्जांपल देख लीजिए, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। जितना आप टाइम देंगे उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस चलेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड फिक्स है, स्पीड आपने फिक्स कर दी है। तो जितने टाइम आप देंगे, जितने टाइम तक आप ट्रेवल करेंगे उतना ज़्यादा दूर तक जाएंगे, और जितनी आपने टाइमिंग कम कर दी उतना ही डिस्टेंस कम हो जाएगा, उतना दूर नहीं जा पाएंगे। भाई 5 घंटे आप घूमेंगे तो 5 घंटे में बहुत सारे डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। अगर आपने 2 घंटे ही कर दिए, मान लीजिए आपने जो ट्रेवल कर रहे हैं वो 2 घंटे ही घूमना शुरू कर दिए कि 2 घंटे ही मुझे कहीं जाना है, तो आप डिस्टेंस भी कम ही ट्रेवल करेंगे ना, या कम जगह ही आप घूम पाएंगे। तो इसका मतलब ये जो आपका होगा यह इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल इनवर्स प्रोपोर्शन का नहीं, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन बना रहे हैं।
नेक्स्ट लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए थर्ड पार्ट पूछा है, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, जितनी एरिया ज़्यादा आप मान लीजिए कल्टीवेट करते हैं, उतने ही ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट करेंगे। जैसे एरिया कम होगी उतनी ही क्रॉप कम होंगे। मान लीजिए आप खेत में बुआई करें, जितने ज़्यादा खेतों में बुआई करते हैं उतनी ज़्यादा आप फसल प्राप्त करेंगे, है ना, यही क्रॉप हार्वेस्टेड होगा, उतना ही फसल प्राप्त करते हैं। एरिया छोटे जगह पर आप बुआई करते हैं, छोटे जगह पर आपने जो है क्रॉप वहां पर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि छोटा ही आपको मिलेगा, मतलब क्रॉप हार्वेस्टेड कम ही होगा। तो जितनी एरिया इंक्रीज करेगी उतनी ही क्रॉप आप ज़्यादा हार्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी एरिया बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्टेड करेंगे, इसलिए यह भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट पूछा है, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड एंड टाइम टेकन के बीच में हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन का, क्योंकि ये रेशियो में बनता है। तो ये देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो जैसे जैसे यहाँ पूछा है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल, जैसे स्पीड आप इंक्रीज करेंगे किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन कम लगेगा। मैंने एग्जांपल भी लिया था, वॉकिंग से, रनिंग से, फिर आपने साइकिलिंग से, फिर कार से चले थे। तो ये आपका एग्जांपल टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ये एग्जांपल आपके किसका हो गया भाई? ये एग्जांपल आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का होगा। यहां लिख दीजिएगा, दीज आर द एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल नंबर 4 आर इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखने के लिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन है। जैसे जैसे पॉपुलेशन किसी कंट्री की इंक्रीज करेगी वैसे एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज होगा। भाई देखिए, आप किसी कंट्री की जो फिक्स होती है, किसी कंट्री की एरिया जो होती है वो फिक्स होती है, वो अपने बाउंड्री से बाहर तो जाना नहीं है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, लोगों को रहने का जो स्थान, प्लेस होगा वह कम मिलता जाएगा। पहले एक बीघे में अगर आप 10% रहते थे और उनकी जो 10% का पॉपुलेशन मान लीजिए 50 हो गया, तो 50% तो हो गए, लेकिन एरिया उनका 1 बीघा ही है ना, 1 एकड़ मान लीजिए आपके, तो ये तो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अगर पॉपुलेशन किसी कंट्री में इंक्रीज करते हैं तो लोग खेतों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं। जो कॉलोनियां होती वो तो उनके लिए कम पड़ने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी वैसे वैसे लोगों के रहने का जो प्लेस होगा वो कम होता जाएगा। तो ये इंक्रीज कर रहा है, एरिया ऑफ लैंड डिक्रीज कर रही है, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, एंड फोर्थ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन कहा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को लेकर, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर। Complete the following table and find whether the prize money given to individual winner is directly or inversely proportional to the number of winner। सो यहाँ पर है कि टेलीविजन गेम शो में नंबर ऑफ विनर, जिस तरह से प्राइज आपको टोटल 1 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमॉन्ग द विनर, और आपको ये टेबल कंप्लीट करने के लिए बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि टेबल कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ आपको ये बताने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर चैप्टर तो इनवर्सली प्रोपोर्शन के पढ़ रहे हैं, और आप वैसे भी देख सकते हैं इफ नंबर ऑफ विनर इज 1 है, गेम शो में जो नंबर ऑफ विनर अगर 1 है तो उसको 1 लाख रुपीज मिल रहा है। अगर वो नंबर ऑफ विनर की नंबर्स जो है 2 हो जा रहे हैं तो ईच को 50,000 मिलेगा। सिमिलरली 4 होने पर प्राइस उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो जिस तरह से नंबर ऑफ विनर इंक्रीज करते जा रहे हैं, उनको मिलने वाला जो प्राइस है इस विनर को वह डिक्रीज होता जा रहा है। एक विनर होता तो 1 लाख मिलता, 2 होने पर 50,000। तो जाहिर सी बात है, ये दिख रहा है क्या कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल का जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब वैसे भी अगर आप शो करना चाहते हैं कि 2 क्वांटिटीज x1 y1 एंड x2 y2 आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मैंने अभी बताया था कि x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, दैट मीन्स दिस इंटू दिस, अगर ये इक्वल हो जाते हैं,
एक के मिलने वाला जो प्राइस है इक्वल टू दो विनर्स को मिलने वाले प्राइस के मल्टीप्लिकेशन के अगर इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो आ ही रहा है 1 2 3 4 5 एंड हियर आल्सो ये दोनों इक्वल हैं, सो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। सो इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल हो गया। अब हमसे ये पूछा गया ये टेबल कंप्लीट करने के लिए, तो मान लेते हैं कि इफ नंबर ऑफ विनर 4 है तो उनको मिलने वाला प्राइस x1 है। इफ नंबर ऑफ विनर 5 हो गए ईच को मिलने वाला प्राइस x2 है। सिमिलरली नंबर ऑफ विनर 8 हो गए ईच को मिलने वाला प्राइस x3 है। या हम 10 को मान लेते हैं x4 रुपीज ईच को मिला हुआ है और 20 नंबर ऑफ विनर होने पर प्राइस उनको मिलेगा जो x5 मिलेंगे। अब हमें x1, x2, x3, x4, x5 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर जो कंडीशन अप्लाई किए ये पूछा गया था कि दिस द एग्जांपल ऑफ दिस आर द एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब हम x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी मैंने बताया कि नोन क्वांटिटी से अननोन को वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस से हम x1 की वैल्यू फाइंड कर लें। या हम कह सकते हैं 2 इंटू 50,000 इज इक्वल टू 4 इंटू x1 बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होगा या इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर x1 की वैल्यू के लिए 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू x1 इज इक्वल टू 4 इंटू x1। सो x1 की वैल्यू फाइंड करना है तो 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू x1। सो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 25,000। सो वैल्यू ऑफ x1 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज आ जाएगा, रुपीज 25,000, ठीक है ना। मतलब एक को हर एक को मिलने वाला जब नंबर ऑफ विनर 4 हो जाएंगे हर एक को मिलने वाला प्राइस 25,000 का हो जाएगा। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट में 1 इंटू इसी को फिर ले लीजिए 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5 इंटू x2। तो यहां से x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x2। कैंसिल कर लीजिए, हर एक को मिलने वाला जो प्राइस होगा वह 20,000 हो जाएगा। सिमिलरली x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यूज कर लीजिए 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 8 इंटू x3। सो x3 की वैल्यू कितनी होगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू x3। सो 8 1 जा 8 एंड 2 बच जाएंगे, 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 12,500 रुपीज हर एक को मिलेगा। सिमिलरली x4 एंड x5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपने इसको नोट कर लिए होंगे, मैं यहां पर अब करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चल रहे हैं हम यहां पर x4 एंड x5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से लिख दीजिए 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू x4, 10 इंटू x4, ठीक है ना। x4 की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 1 लाख को डिवाइडेड करना है 10 से, तो यहां पर हमें मिल जाएगा x4 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। एंड x5 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फिर से हम इसको रब कर देते हैं। यहां पर x5 के लिए फिर से आप लिख सकते हैं 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू x5 या 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू यहां पर हो जाएंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू x5। कैंसिल कर लीजिए, 5,000 मिलेगा। देखिए जितने नंबर ऑफ विनर इंक्रीज किए उसी हिसाब से उनको मिलने वाला जो प्राइस है वो डिक्रीज करते जा रहा है। सो ये एग्जांपल आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, आप एक बार कंप्लीट देख लीजिए, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए कम से कम। थर्ड लेकर क्वेश्चन नंबर 3 में है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक spokes he want to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal.
हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। उसको स्पोक में बेसिस पर वो विल कंप्लीट करना चाह रहा है। स्पोक्स आप जान भी रहे हो, फिगर आप बुक में देखते रहिए। ये एक टेबल बना है, इफ नंबर ऑफ स्पोक इज 4 थे, दो एंगल उनके बिटवीन, मतलब ये स्पोक्स इस तरह से, जब उनकी नंबर ऑफ स्पोक इस तरह से हमारे पास अगर 4 थे तो इनके बिटवीन एंगल जो 90 डिग्री का बना था, तो 90 डिग्री बनने का मतलब ये आपके इस तरह से नंबर ऑफ स्पोक हो सकते हैं। ये जैसे कि आपकी निडल हो गई 6, 9, 12 वाले जो नंबर्स हो गए, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बना। इफ नंबर ऑफ स्पोक्स आर 6 हैं तो एंगल डिक्रीज हो गया। नंबर ऑफ स्पोक अगर 8 होंगे तो एंगल क्या बन सकते हैं, नंबर ऑफ स्पोक अगर 10 होंगे तो उनके बीच के एंगल क्या हो सकते हैं। इफ नंबर ऑफ स्पोक 12 हैं तो एंगल क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमें यह टेबल कंप्लीट करना है, उसके बाद इसमें पूछा है आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो नंगल जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पोक्स इनटू नंबर ऑफ एंगल बिटवीन देम, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन बनाएंगे। एंड सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक। अगर 15 स्पोक है तो उनके बिटवीन एंगल पे जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बनेंगे वो कितने डिग्री का हो सकता है। एंड हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर आपके एंगल 40 डिग्री का होगा तो नंबर ऑफ स्पोक कितने हो सकते हैं। ये तो रहा आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है, तो टेबल कंप्लीट करने के लिए हम इनवर्स प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हैं। तो टेबल कंप्लीट करने के लिए आप जानते हैं, बिकॉज जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक इंक्रीज करता जा रहा है एंगल बिटवीन देम आर डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x1 एंगल जो बनेगा वो x डिग्री का बन सकता है, x1 डिग्री का। एंड नंबर ऑफ स्पोक अगर 2 है तो x2 डिग्री का बन सकता है। और अगर नंबर ऑफ स्पोक 12 है तो उनके बिटवीन जो एंगल बनेंगे वो x3 डिग्री के हैं। और क्वेश्चन में आपसे मनली पहले आपसे पूछा है कि हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। दिस आर इनवर्स प्रोपोर्शन है, एक आप देख भी सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 8 इंटू x1। 8 इंटू x1, यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। आप चाहें तो लिख दीजिए 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 8 विच इज इक्वल टू x1। नाउ 4 2 8 एंड 45 डिग्री आ जाएंगे। सो x1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इफ नंबर ऑफ स्पोक 8 हो जा रहे हैं तो उनके बिटवीन जो पेयर ऑफ लिखा ना पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे, स्पोक्स के बिटवीन 45 डिग्री होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं x2 के लिए। सो 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू x2। सो वैल्यू ऑफ x2 फाइंड करना है 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 10 विच इज इक्वल टू x2। कैंसिल कर लीजिए, हर एक के बिटवीन जो एंगल बनेंगे वह 36 डिग्री का बनेगा। अब नंबर ऑफ स्पोक अगर आपके पास 12 हैं तो उन स्पेक को बिटवीन जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो बनेंगे वो कितना हो सकता है। इसके लिए 4 इंटू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 12 इंटू x3 एंड 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 12 विच इज इक्वल टू x3। सो यहाँ पर x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएंगे। x3 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो ये तो वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू 45 डिग्री हो गए, x2 की जो वैल्यू आ गई वो 36 डिग्री हो गए, और x3 की वैल्यू जो आ गए वह 30 डिग्री हुआ। और आपसे इसके बाद ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। ठीक है, आपने नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा है। तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, इसको रब करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने इसको नोट कर लिया, जैसा आपने पिछले वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था उसी बेसिस पर यह टेबल कंप्लीट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट जो पूछा है, ये पूछा है आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन बना रहे हैं, एंगल उनके बिटवीन जो बन रहा है और नंबर ऑफ स्पोक के लिए। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा क्या, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, वो कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 6 इंटू 60 डिग्री। आप इसके आगे भी अगर चलना चाहें तो 8 इंटू 45 डिग्री, ये सारी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
360 डिग्री ही तो आएगी, 360 डिग्री ही आएगी। इसका मतलब दीज आर द इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यहाँ पूछा है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो आप लिख दीजिएगा एज दीज आर द इन इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है ना, इन इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर 2 की बात करते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक। एंगल कैलकुलेट करना है व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 15 है। मैं एक लाइन और इंक्रीज कर देता हूं, यहां पर ये लाइन मैंने इंक्रीज कर दिया। और अब मैं बात करूं कि अगर नंबर ऑफ स्पोक 15 हो तो उनके बिटवीन एंगल क्या बन सकते हैं। मान लेते हैं एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज इक्वल टू x4 मान लीजिए, ठीक है। तो हमने वहां पर इंक्रीज कर दिए। अब क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे 4 into 90 डिग्री इज इक्वल टू इफ नंबर ऑफ स्पोक इज 15 देन एंगल बिटवीन देम पूछा है तो x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। x4 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 4 into 90 डिग्री अपॉन 15 विच इज इक्वल टू x4। 15 6 90, 15 6 90, सो यहां पर कितना आ जाएगा, x4 इज इक्वल टू 24 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 24 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, नंबर 3 में पूछा है हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अब एक और कर सकते हैं कि अगर यहां पर 40 डिग्री हो तो नंबर ऑफ स्पोक कितना हो सकता है। एक लाइन और चाहें तो आप इंक्रीज कर लीजिए, या मैं यहां पर कहूं कि इसमें मैं एक लाइन यहां पर ही इंक्रीज कर देता हूं कि अगर आपसे पूछा गया हो एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पोक क्या हो सकते हैं। आप इसको नंबर ऑफ स्पोक को y सपोज कर लीजिए, लेट है ना, आप सपोज कर लीजिए कि लेट नंबर ऑफ स्पोक इज y टू बी एंगल टू बी एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 40 डिग्री। टू बिकम एंगल 40 डिग्री होने के लिए नंबर ऑफ स्पोक की जो क्वांटिटी होनी चाहिए, नंबर्स होनी चाहिए, वो y है। तो ऐसे केसेस में आप ये लिख सकते हैं कि y इंटू 40 मीन्स यहां पर आप ले लीजिए 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू y इंटू 40 डिग्री, बिकॉज आपको नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करनी है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y है। सो y कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री इज इक्वल टू y। सो कैंसिल कर सकते हैं। इफ एंगल बिटवीन देम इज 40 डिग्री देन नंबर ऑफ स्पोक शुड बी इन नंबर्स 9 होना चाहिए। मतलब नंबर्स कितने होना चाहिए स्पोक के, 9 होनी चाहिए अगर उनके बिटवीन एंगल 40 डिग्री है। तो इसको सपोज कर लीजिएगा लेट द नंबर ऑफ स्पोक इज y एंड लेट द एंगल बिटवीन द यहाँ पर लेट एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज इक्वल टू x4 यहाँ सपोज कर लीजिएगा। तो हमें x4 की वैल्यू फाइंड करनी थी, साथ ही साथ y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा। इस क्वेश्चन के बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।